चलो बच्चों स्टार्ट करें। नेक्स्ट टॉपिक है आपका टॉर्क। टॉर्क क्या होता है? क्या होता है? आप सभी ने पढ़ा स्कूल में, क्या होता है टॉर्क? नहीं पढ़ा टॉर्क? टॉर्क एक तरीके का क्या होता है बच्चों? फोर्स होता है। और फोर्स तो आपने पढ़ा, पहले भी पढ़ा, फोर्स ही होता है। लेकिन यहाँ पे बॉडी क्या करते हैं बच्चों? रोटेट करती है। यहाँ पे स्ट्रेट मोशन में नहीं जाती। मैंने आपको दो टाइप के प्योर मोशन बताए थे। एक बताया था ट्रांसलेशन मोशन, एक बताया था रोटेशनल मोशन। जब बॉडी ट्रांसलेशन मोशन पड़ती है तो हमारा नॉर्मल फोर्स हो गया। और जिस फोर्स के कारण बॉडी अगर रोटेट करने लग जाए तो इसको हम क्या बोलेंगे बच्चे? टॉर्क बोलेंगे। उसी के वहां पे क्या बोलेंगे बच्चों? हम टॉर्क बोलेंगे। ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात होगी टॉर्क की, ये वाली बात होगी। तो इसका मतलब कि यहाँ पे साथ साथ क्या होना चाहिए बच्चों? रोटेट भी होनी चाहिए बॉडी। क्या होनी चाहिए? रोटेट होनी चाहिए। अब रोटेट होगी तो इसका मतलब कि यहाँ पे कुछ ना कुछ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन के ऊपर भी डिपेंड करता है। किसके ऊपर डिपेंड करता है? पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन के ऊपर। जैसे आपके सामने वो गेट दिखाई दे रहा, अगर आप ढंग से देखो तो एक गेट है। ठीक है। ये हिंज है। हिंज मतलब जहां से वो टाइट किया गया है। ठीक है, हिंज से टाइट किया गया है। अब आप खुद बताओ, अगर ये मान के चलो प्लेन है, इस प्लेन में ही मैंने दरवाजा है और इस प्लेन में मैं ऐसे फोर्स लगा रहा हूँ दरवाजे के। मतलब जैसे दरवाजा, तो मैं इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा हूँ ऐसे। तो क्या दरवाजा मूव रोटेट करेगा? नहीं करेगा रोटेट। नहीं करेगा ना रोटेट। ठीक है। और अगर मैं हिंज पे फोर्स लगा रहा हूँ हिंज पे, तो दरवाजा रोटेट करेगा क्या? नहीं करेगा। ठीक है। और अगर मैं थोड़ा सा डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा हूं तो रोटेट करेगा। हल्का सा रोटेट करेगा। लेकिन जितना मैंने फोर्स यहाँ पे लगाया उतना ही सेम अमाउंट ऑफ फोर्स मैं यहाँ पे लगा दूं तो क्या हो जाएगा? अच्छे से रोटेट करने लग जाएगा। यस और नो? तो फोर्स के साथ साथ एक और बात इंपॉर्टेंट है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन जहां पे आप फोर्स अप्लाई करो, ये भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जहां पे आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो वो भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या ये बात क्लियर होगी अच्छे से? तो फोर्स वही फोर्स है अगर वो बॉडी को रोटेट कर रहा है, और दूसरा पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन भी इंपॉर्टेंट। क्लियर हो गया यहां तक? तो लिखो, टॉर्क इज अ काइंड ऑफ फोर्स। टॉर्क इज अ काइंड ऑफ फोर्स when a body start to rotate. When a body start to rotate, it is actually rotating effect of force. It is actually rotating effect of force. Next line से, torque depends on force as well as the point of application, and the point of application where force is applied, and the force of application, sorry, point of application where force is applied. ठीक है। टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? देखो ध्यान समझो, टॉर्क का फॉर्मूला होता है आर क्रॉस एफ। आर क्रॉस एफ होता है बच्चा। ठीक है। एफ के साथ साथ आर भी आ रहा है। अब यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट है, तो थोड़ा क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। आपने सबने पढ़ा है, हमने वेक्टर जब पढ़े थे तो हमने दो डॉट प्रोडक्ट सुने थे। एक होता है डॉट प्रोडक्ट, एक होता है क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता है बच्चों? ध्यान दो, मान के चलो एक वेक्टर है ए, एक वेक्टर है बी, उनके बीच में एंगल क्या है बच्चों? थीटा। तो अगर मुझे इनके बीच में क्रॉस प्रोडक्ट लेना है, क्रॉस प्रोडक्ट लेना है, तो क्या होगा बच्चे? आपको सभी को पता है ए क्रॉस बी क्या होता है फॉर्मूला? ए बी साइन थीटा, और एक एन वेक्टर होता है। याद है एन वेक्टर होता है? एन वेक्टर क्या बताता है बच्चों? डायरेक्शन बताता है। किसकी डायरेक्शन बताता है? ए क्रॉस बी की डायरेक्शन बताता है। ए बी की डायरेक्शन बताएगा, क्या होगी बच्चे? ए क्रॉस बी की डायरेक्शन बताएगा, और वो भी डायरेक्शन क्या होगी? इट इज परपेंडिकुलर टू, ध्यान से सुन लो, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ
ए एंड बी, ए और बी तो वेक्टर ही हो गए, किसी न किसी प्लेन में तो होंगे ही होंगे, तो उसके परपेंडिकुलर होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे यही लेके चल लो कि ये मेरा ए है और ये मेरा क्या है, बी है, ठीक है। तो या तो जो इसका वेक्टर, जो इसका रिजल्टेंट होगा उसकी डायरेक्शन या तो आउटवर्ड होगी या तो वो इनवर्ड होगी। जो बताता है एन वेक्टर, क्या बताता, दोबारा सुन लो, एन वेक्टर या तो इनवर्ड होगी या तो वो आउटवर्ड होगी उस प्लेन की। मान के चलो प्लेन ये हो गया, ये प्लेन है, ठीक है, ये वाली बॉल है, तो इसका एन वेक्टर कहाँ पे होगा, या तो डाउन होगी या तो अपवर्ड होगी। सर में आ गया बच्चों, अगर इस प्लेन में दोनों के दोनों वेक्टर हैं तो उसके परपेंडिकुलर रिजल्टेंट की डायरेक्शन होगी। सर में आ गया, इसका मतलब कि अगर कोई आर रेडियल वेक्टर है, मतलब कि मान के चलो एक पॉइंट है, ठीक है, मान के चलो एक बॉडी है, ऐसे लेके चलते हैं, एक बॉडी है मान के चलो, ठीक है, इस पॉइंट पर ये ओरिजिन पॉइंट है, इस पॉइंट पर मैंने, पी पॉइंट पर मैंने फोर्स लगाया, और फोर्स लगाया मान के चलो इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में मैंने क्या लगाया बच्चों, फोर्स, ठीक है। तो ये वाला क्या होगा बच्चों, यहां से लेकर यहां तक हो गया आपका रेडियल डिस्टेंस। क्या हो गया बच्चे, रेडियल डिस्टेंस हो गया, ठीक है। अब ये रेडियल डिस्टेंस हो गया, ये फोर्स हो गया, ये दोनों एक प्लेन में ही है, ये तो इस प्लेन के क्या होगी बच्चों, आउटवर्ड होगी, या इस प्लेन के क्या होगी बच्चों, इनवर्ड होगी। ये किसकी डायरेक्शन होगी, वो किसकी डायरेक्शन होगी, टॉर्क की डायरेक्शन होगी, किसकी डायरेक्शन होगी, टॉर्क की डायरेक्शन। यहां तक क्लियर है, ठीक है, यहां तक सभी को क्लियर हो गया बच्चों, ठीक है। और ठीक, अब देखो यहाँ पे देखो, पहले तो इसको समझते हैं, ये क्या होगा, रिजल्टेंट टा होगा, टाओ का रिजल्टेंट होगा बच्चों आर एफ साइन थीटा, और यहाँ पे क्या होगा बच्चों, एन वेक्टर। एन वेक्टर क्या बताएगा, एन वेक्टर बताएगा डायरेक्शन ऑफ टॉर्क विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, किसके, प्लेन ऑफ आर एंड एफ के, जो भी प्लेन होगा उसके परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर या तो आउटवर्ड होगी या तो इनवर्ड होगी। तो ट्वेल्थ वालों को थोड़ा सा कम जल्दी समझ में आ रहेगा क्योंकि ट्वेल्थ वालों ने मैग्नेटिक फील्ड पढ़ चुके हो। आपको ट्वेल्थ क्लास में थोड़ा इजी लगेगा क्योंकि आप ये चीज आप पढ़ोगे क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है, क्लियर है। एक लाइन लिखो, द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क कैन बी डिटरमाइंड बाय राइट हैंड थंब रूल। द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क कैन बी डिटरमाइंड बाय राइट हैंड थंब रूल which is always perpendicular to the which is always perpendicular to the plane of rotation of a body, plane of rotation of a body, ठीक है। अब समझते हैं, देखो ध्यान से सुनो, पहले समझ लो फिर लिख कर देना बाद में, देखो मान के चलो ये बॉडी, और मुझे इस पॉइंट पर टॉर्क निकालना है, इस पॉइंट पर टॉर्क निकालना है, तो ये पॉइंट तो मैंने फिक्स कर दिया, मान के चलो हवा में लटका था, मैंने इस पॉइंट से पकड़ लिया, केवल इस पॉइंट से उसको पकड़ा, और मैं इसको क्या कर रहा हूं बच्चे, इस पॉइंट को ऐसे पकड़ लिया है मान के चलो मैंने, और मैंने इसको इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा हूँ, इसको इस डायरेक्शन में फोर्स, तो क्या करेगा ये, रोटेट करेगा कि नहीं करेगा। मैंने इस पॉइंट पर पूछ रहा हूँ, बस इस पॉइंट पर, तो क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है कि नहीं कर रहा, यस और नो। यहीं पे तो फोर्स लगा रहा हूँ, तो यहीं पे क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। तो देखो उसकी रोटेशन डायरेक्शन क्या होगी, राइट हैंड थंब रूल यूज करना, हाँ देख लो बहुत बार बताऊंगा, हर बार सीधा हाथ यूज करना, ठीक है। देखो कैसे करेंगे, जिस पॉइंट से शुरुआत करिए उस डायरेक्शन में, रेडियल डायरेक्शन तक लेके जाओ, और फिंगर को क्रॉस करो उस डायरेक्शन में जहां पे फोर्स है। तो ये तो देखो सर, ये तो अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है क्योंकि फोर्स तो उधर है, और फिंगर आपकी राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में, गलत हो गया ना, कोई बात, उल्टा हाथ करेगा, ठीक है। अब देखे जाओ, ऐसे लेके जाओ,
ठीक है, देखो मेरी फिंगर किधर किसकी डायरेक्शन में जा रही है, फोर्स की डायरेक्शन में जा रही है। घुमा दिया घुमा दिया घुमा दिया घुमा दिया, थंब देखा, थंब कहाँ जा रहा है, अंदर की तरफ बाहर की तरफ। इसका मतलब कि जो मेरा टॉर्क होगा, टॉर्क की डायरेक्शन कहाँ पे है, अंदर। यहाँ तक क्लियर हो गया अच्छे से। ठीक है, मान के चलो एक और बॉडी है, सेम पॉइंट है वो, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन पी है। ठीक है, लेकिन इस बार फोर्स डायरेक्शन में नहीं है, फोर्स इस डायरेक्शन में। ठीक है, अब देखो पहले वाला लेके चलते हैं, ऐसे गए, ऐसे थोड़ा घुमाओगे, ऐसे 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 टूट जाएगी। ठीक है, जिस डायरेक्शन में फोर्स है ना, उस डायरेक्शन फिंगर कर्ल होनी चाहिए आपकी, कर्ल उसी डायरेक्शन में होगी जिस डायरेक्शन में आपकी फोर्स है, उस डायरेक्शन में कर्ल कर ली। फिर फिंगर को देखो कहाँ जा रहा है, बाहर की तरफ जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों आपका, तो बाहर वाले को करते हैं डॉट से, और क्रॉस वाले को करते हैं अंदर की तरफ से, ध्यान रखना अभी। ठीक है, क्रॉस का मतलब होता है इनसाइड द बोर्ड, क्योंकि 3D बना नहीं सकते ना, इनसाइड द बोर्ड बोल दो, या इनसाइड द प्लेन, इनसाइड द बोर्ड और प्लेन। और ये क्या होगा बच्चे, डॉट का मतलब क्या होता है, आउटसाइड द बोर्ड और प्लेन। सही है सर, यहाँ तक क्लियर हो गया सर, ये आर क्रॉस एफ है, सही बात है। अब देखो ध्यान से देखो, वैसे देखा जाए ये मैक्सिमम वैल्यू कब देगा, मैक्सिमम वैल्यू कब देगा ये, जब साइन थीटा क्या हो जाए 1, साइन 1 कब होता है, थीटा जब क्या हो जाए 90, मतलब एक दूसरे के परपेंडिकुलर होने चाहिए। क्या होना चाहिए बच्चे, एक दूसरे के हमेशा परपेंडिकुलर। लेकिन फोर्स तो परपेंडिकुलर नहीं है, फोर्स परपेंडिकुलर नहीं है, तो फोर्स का कोई ना कोई कंपोनेंट तो परपेंडिकुलर में होगा कि नहीं होगा, तभी यहाँ पे कुछ ना कुछ टॉर्क होगा, अदरवाइज टॉर्क नहीं होगा। इसका अलग लेटर फोर्स यहाँ पे अगर थीटा है, तो आप सभी को पता, अगर ये फोर्स अप्लाई किया है तो बच्चे ये वाला क्या वैल्यू हो जाएगी, एफ कॉस थीटा, और ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, एफ साइन थीटा। फिर आर था, तो टॉर्क क्या होगा बच्चे, आर एफ साइन थीटा। आए कि नहीं वाला ये वाला फॉर्मूला बच्चे, ठीक है, समझ में आ गया, बात क्लियर हो गई यहाँ तक। ठीक है, डायरेक्शन मैंने आपको बताई थी इसकी डायरेक्शन। ठीक है, क्लियर है। एक और चीज, दूसरी बात सुनो आराम से, एक और, अब ये बॉडी रोटेट कैसे करेगी, देखो आपने यहाँ पे फोर्स लगाया इधर की तरफ, देखो एक्चुअल फोर्स तो ये है ना रोटेशन करने के लिए, ये थोड़ा बोलोगे सर ये तो फोर्स नहीं होगा, ना ही ये फोर्स होगा। एक्चुअल में फोर्स कौन सा है, ये फोर्स है। मानते हो कि नहीं मानते, क्योंकि उस रेडियल डायरेक्शन पे परपेंडिकुलर वाला ही एक्चुअल फोर्स है। ठीक है, तो एक्चुअल फोर्स कौन सा होगा आपका ये, अब देखो पॉइंट ये हो गया, और उसको मैं कहाँ लेके जा रहा हूँ, नीचे की तरफ खींच रहा हूँ, तो कौन सी डायरेक्शन होगी बच्चे ये, आप बोलोगे सर ये डायरेक्शन होगी क्लॉकवाइज। कौन सी डायरेक्शन होगी, तो बॉडी रोटेट कर रही है क्लॉकवाइज, और टॉर्क कहां पे है बच्चों, इनसाइड। समझ में आ समझ में आ गया, दोबारा बोलता हूं क्या, दोबारा देख लो, बॉडी कहां पर है, इनसाइड द बोर्ड, और रोटेट बच्चे क्लॉकवाइज रोटेट कर। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखोगे तो ये आर है, ये एफ है, तो ये कौन सा कंपोनेंट होगा बच्चों, थीटा होगा। ठीक है, थीटा होगा तो एक कंपोनेंट यहाँ पर होगा जो कि क्या होगा, एफ साइन थीटा होगा, और एक यहाँ पे होगा एफ कॉस थीटा। एफ कॉस थीटा तो देखो ऑन द लाइन ही है, तो आपको पता है यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंगल जीरो, एंगल जीरो से टोटल फोर्स क्या हो गया, सॉरी 180 हो जाएगा, 180 होगा ना, और क्रॉस प्रोडक्ट में साइन 180 क्या होता है आपका, जीरो बन जाता है। तो यहाँ पे टॉर्क तो जो लाइन में होगा वो तो नहीं होगा, परपेंडिकुलर होना चाहिए। अब परपेंडिकुलर इसको कहाँ, ये परपेंडिकुलर फोर्स ऊपर की तरफ लेके जा रहा है, ऊपर की तरफ, तो कैसे रोटेट कर रहा है ये, एंटी क्लॉकवाइज। कैसे रोटेट कर रहा है बच्चों ये, एंटी क्लॉकवाइज। तो बॉडी अगर एंटी क्लॉकवाइज कर रही हो, या फिर उसका टॉर्क कहाँ पे हो, आउटसाइड द बोर्ड हो, तो एक ही चीज है, अलग चीज मत मानने लग जाना। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ये फैन है, पर फैन को थोड़ा लेट लेके जाएंगे, क्योंकि फैन की एक एक्सिस है, डंडा है और डंडा है, वो एक्सिस ऑफ रोटेशन है। अभी तो मैंने आपको क्या बताया, अभी पॉइंट से समझाया। ठीक है, तो अभी मैं उसको समझा नहीं सकता हूँ, कुछ टाइम बाद समझाएं।
लिख लिया यहाँ तक सभी ने? लिखो उसको क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, जल्दी से लिखो। इसमें एक लाइन लिख लो पहले, ओ इज द पॉइंट, ओ इज द पॉइंट अबाउट विच, ओ इज द पॉइंट अबाउट विच torque is to be found, O is the point about which torque is to be found. P is the point of application of force. P is the point of application of force. ठीक है, तो यहां से एक बात तो बिल्कुल कंफर्म हो गई कि बॉडी तभी रोटेट करेगी जब उस पॉइंट से एक एक पर्टिकुलर डिस्टेंस से आप एक पर्टिकुलर फोर्स लगा रहे हो। वो फोर्स क्या होना चाहिए? उस डिस्टेंस के परपेंडिकुलर होना चाहिए। हमेशा क्या होना चाहिए बच्चों? परपेंडिकुलर। या फिर जिस पॉइंट पर आप फोर्स लगा रहे हो, ठीक है, जिस पॉइंट पर आप फोर्स लगा रहे हो उस पर जो रेडियल डिस्टेंस है वो क्या होना चाहिए? फोर्स के परपेंडिकुलर होना चाहिए। मतलब कि ये दूसरे के एटलीस्ट क्या होने चाहिए? एक दूसरे के परपेंडिकुलर होने चाहिए। तभी वहां पे तभी बॉडी क्या करेगी बच्चों? रोटेट कर पाएगी। तो टॉर्क कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, टॉर्क कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर। बना लिया या नहीं बनाया? पहला पॉइंट लिखो, टॉर्क इज अ वेक्टर क्वांटिटी विच इज एक्सियल वेक्टर। एक्सियल वेक्टर, एक्सियल वेक्टर का मतलब क्या होता है? अभी आपने देखा था कि अगर उसकी डायरेक्शन इनसाइड द बॉक्स है तो कैसे रोटेट कर रहा था? क्लॉकवाइज कर रहा था ना? क्लॉकवाइज कर रहा था। ठीक है, और अगर आउटसाइड द बॉक्स है तो कैसे कर रहा था बच्चों? एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, इसका हम डायमेंशन फॉर्मूला भी निकाल सकते हैं डायरेक्ट टॉर्क का। आपको पता है टॉर्क का डायमेंशन फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है। आर डिस्टेंस है तो लेंथ हो गया, एफ फोर्स है तो आपको पता है m1 L1 T-2, तो ये हो गया m1 L2 T-2। ये किसी और का भी डायमेंशन फॉर्मूला होता है, एनर्जी का होता है, वर्क का होता है, वो तो फॉर्मूला होता है। तो हम डायरेक्टली टॉर्क को एनर्जी क्यों नहीं बोलते? क्योंकि वो एनर्जी है ही नहीं। टॉर्क क्या है? इट इज रोटेटिंग पार्ट ऑफ द फोर्स है, इस वजह से उसकी यूनिट तो सेम है। यूनिट क्या आएगी? इसकी यूनिट तो सेम ही आएगी, न्यूटन मीटर ही आएगी जो आपकी उसकी होती है एनर्जी की। पर एनर्जी को हम जूल से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं उसको? हम जूल से रिप्रेजेंट। ये रोटेटिंग इफेक्ट बताता है, इज नॉट अबाउट एनर्जी। समझ में आ गया? लिख लिया यहां तक सभी ने? तो बेसिक क्वेश्चन करते हैं। तो मान के चलो लिखो, एक पॉइंट है ए जिस पे मेरे को टॉर्क फाइंड करना है। बी पॉइंट है जहां पे मैंने फोर्स अप्लाई कर रखा है। ठीक है, और फोर्स का वेक्टर दे रखा है, मान के चलो 2i कैप, 3j कैप, 4k कैप। ठीक है, ए की जो पोजीशन है वो है 1,2,3। बी की पोजीशन है 4,5,-6। ये है, और मुझे टॉर्क फाइंड करना है। सिंपल सी बात है। तो आपको पता है टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? टॉर्क का फॉर्मूला, टॉर्क का होता है आर क्रॉस एफ, है ना? आर क्रॉस एफ होता है। आर क्या है यहाँ पे? डिस्प्लेसमेंट ले लो, पोजीशन वेक्टर ले लो, है ना?
और पोजीशन वेक्टर कैसे निकालते हैं बच्चों? दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कैसे निकलता है? आर वेक्टर। आप बोलोगे सर आर वेक्टर बहुत सिंपल है, 4 - 1 3 i कैप, 5 - 2 3 i कैप, -6 - 3 -9। समझ में आ गया? यहाँ तक क्लियर है सभी को? अब आर ये है, एफ ये है, क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालता है याद होता आपको? याद है? सर ने बताया होगा ना, डिस्क्रिमिनेंट मेथड। भूल गया इतनी जल्दी? मैंने भी तो करवाया था, मेरा याद रख लेता कम से कम। इतना ही बोल दे सर आपने भी तो पढ़ाया है, ये नहीं बोलेगा। आप देख लीजिए, ऐसे लिख लिया। पहले क्या आता है? पहले क्या लिखा? आर। आर लिखा तो पहले आर की चीजें आएंगी, ठीक है। आर की क्या क्या वैल्यू है बच्चे? 3 3 -1। इसमें ध्यान रखना, अगर गलती से एफ ऊपर ले लिया गलत हो जाएगा, माइनस का आंसर आएगा, ठीक है। तो जो पहले लिखा है वो लिखना पहले, आर पहले तो एफ लिखते। एफ क्या क्या है? 2 -3 और 4। लिख लिया बच्चे? कैसे निकालना ध्यान से देखो। आई लिखा, इस आई वाले को भूल जाओ, इसको करना। देखो पहले कैसे करते हैं, ऐसे ही कितना आ गया? 12 माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई, 9 दिया 27, माइनस माइनस फिर भी 27 ही आ रहा है, ठीक है। फिर लेते हैं माइनस जे, हमेशा सेकंड वाले को माइनस में लेके चलते हैं, ऐसा क्यों? तो सर ही बताएंगे, मैं कल नंबर क्यों बताऊं। वैसे इनकी पोजीशन होती है 1 1 1 2 ऐसे पोजीशन होती है। और जब भी पोजीशन होते हैं तो हमेशा माइनस को रिप्रेजेंट करते हैं। और पोजीशन क्योंकि होते हैं 1 1, ये होते हैं 1 2, ये होते हैं 1 3, 1 3 का सम 4, 1 1 का सम 2, 1 2 का सम 3, और हो गया ना इस वजह से। फिर इवन ऑड इवन ऑड इवन ऑड इवन ऑड इवन ऐसे चलता है वो। सर जब मैट्रिक्स पढ़ाएंगे तब आप समझ जाओगे। अभी के लिए इतना याद रखना है, बीच वाले को क्या ले लें चुपचाप? नेगेटिव। नेगेटिव है तो इसको और ये भूल जाओ, फिर वही करो। 3 × 4 12, माइनस के -9 तो -2, -2 नहीं सॉरी प्लस है, तो -2 × 2 प्लस के 18, ठीक है बच्चों। प्लस में के किया, फिर वही क्या, के वाले को भूल गए। 3 × -9 -6, सर आ गया, इतना आ गया। माइनस के 15 आई कैप, माइनस के 3 जे, माइनस के 15। सिंपल सा क्या था इसमें, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं ऐसे क्वेश्चन। सर इतना सिंपल भी आ जाता है? फिर तो मेरे 4 नंबर पक्के हैं। जो थोड़ा तेरे पेपर में आएगा गधे, किसी और के पेपर में भी आ सकता है। -9 और ये दोनों प्लस प्लस के हैं ना। अबे टैलेंटेड। चले हो गया बच्चों, आगे बढ़े। एक और क्वेश्चन करते हैं, देखो। मान के चलो कि फोर्स मैंने यहाँ पे अप्लाई किया इस डायरेक्शन में, जो कि वर्टिकल से 30 डिग्री पर है, और ये पॉइंट होगा 0,5। तुम्हें टॉर्क निकालना है। क्या निकालना है बच्चों? टॉर्क निकालना है, ठीक है। इस पॉइंट पर टॉर्क किस पॉइंट पर निकालना है? ओरिजिन पॉइंट पर निकालना। ओरिजिन पॉइंट तो देखो, ये वाला चीज क्या होगी बच्चे, कोई बताएगा ये क्या हो गया? आर हो गया, क्योंकि ए की डायरेक्शन में तो आर को मैं क्या ले सकता हूँ? कहना है राइट आर डायरेक्टली को डायरेक्टली R5, ठीक है। सर F 30 डिग्री पे इसका अलग, इसके कितने कंपोनेंट निकलेंगे? दो कंपोनेंट निकलेंगे। कौन कौन से? एक तो निकलेगा आपका 10 cos 30, और एक क्या निकलेगा? 10 sin 30। तो मैं फोर्स को क्या लिख सकता हूँ बच्चे? फोर्स को लिख सकता हूँ 10 cos 30 कितना होता है? √3/2 कितना? आई कैप प्लस
10 इंटू 1/2 कितना हो जाएगा बच्चे? ये क्या, यस और नो, है ना? अब निकालना है आर क्रॉस एफ, निकालना है। क्या निकालना है बच्चों? आर क्रॉस एफ। तो आर क्रॉस एफ क्या होगा? 5J क्रॉस प्रोडक्ट विद 5√3 i कैप प्लस 5J। ठीक है, अब इसको ध्यान रखो, पहले आई जे के पे समझ लो। अगर आई जे के अगर आप डायरेक्टली करोगे, इससे फिर दोबारा वही टेबल बनाओगे जैसे हमने ब्लास्ट, तो थोड़ा लंबा पड़ जाता है। ठीक है, तो इसके लिए शॉर्टकट क्या होता है, ध्यान से देखो। आई जे के क्या है बच्चों? आई जे के है। ठीक है, ध्यान से देखो, अगर मैं इसको क्लॉकवाइज रोटेट करवा रहा हूं ना, तो प्लस साइन लेगा। देखो कैसे, आई क्रॉस जे होता है के, जे क्रॉस होता है आई, के क्रॉस आई होता है जे। ठीक है, तो इसका उल्टा लेंगे, आई जे के है, उल्टा लेंगे तो नेगेटिव हो, जैसे कि जे क्रॉस आई क्या होता है? माइनस के। आई क्रॉस के होता है माइनस के क्रॉस जे होता है माइनस आई। ठीक है, अब इधर देखो, जे और सेम सेम वाला तो जीरो ही होता है क्रॉस, क्योंकि सेम डायरेक्शन में एंगल कितना हो जाएगा? जीरो। साइन जीरो क्या होता है बच्चों? जीरो। तो जे क्रॉस जे क्या होता है? जीरो होता है, और जे डॉट जे क्या होता है? 1 होता है। समझ में आ गया? यस और नो? तो देखो, जे क्रॉस आई चेक करना, जे क्रॉस आई, ये तो ये वाला बन रहा है, जे क्रॉस आई क्या आएगा बच्चे? माइनस के आएगा। माइनस के आएगा मतलब कि माइनस के 5 × 5√3, डायरेक्शन कितनी आ जाएगी? के। माइनस बताया था ना आपने। और जे क्रॉस जे क्या होता है? जीरो, उसको तो लेने की जरूरत नहीं हो, तो जीरो होगा। फाइनल रिजल्टेंट कितना आ गया बच्चे आपका? माइनस के 25√3 के। सर माइनस के का मतलब, अगर ये आपने x माना था, ये y माना था, तो माइनस के का मतलब क्या? इनसाइड और आउटसाइड? इनसाइड है। कहां पे हो जाएगा? इनसाइड द बोर्ड। ये क्या बता रहा है बच्चे? इनसाइड द बोर्ड बता। चेक भी कर सकते हो सर, कैसे देखो, हाथ है, हाथ है कि नहीं है? ये देखो, ऐसे लेगा कि लेगा? नहीं लेगा, उल्टा करना पड़ेगा। फोर्स की डायरेक्शन में गया हाथ, देखा हम कहाँ जा रहा है? अंदर की तरफ। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? मैथमेटिकली भी प्रूफ हो गया और डायरेक्शन वाइज भी प्रूफ हो गया। समझ में आ गया? केवल कौन सा हाथ यूज करना है? अरे सर मेरा अगर हाथ टूट जाए तो क्या मैं उल्टे हाथ से कर दूं? उल्टे हाथ से नहीं करना है, सीधे हाथ से ही करना है, गधों तब भी। ठीक है, बस तो उल्टा ही रहेगा फिर। एग्जाम में उल्टे नंबर स्टार्ट होंगे जीरो से। अब सोच ले, -100 आएंगे कि 200 आएंगे? लिख लिया बच्चे यहां तक सभी ने? ठीक है, एक पॉइंट लिख लो। इफ फोर्स इज अप्लाइड, if force is applied, if force is applied ऐसे मत देखो, काटो। if the line of action of force, if the line of action of force, if the line of action of force passing through the point O, passing through the point O, if a line of action of force passing through the point O where torque is to be measured, टॉर्क की वैल्यू कितनी आएगी? मैक्सिमम आएगी कि मिनिमम आएगी? बताओ सोच के, लाइन पढ़ो और बताओ। हाँ भाई करण, क्या लग रहा है? मैक्सिमम होना चाहिए। तू तो कह रहा मैक्सिमम, तू क्या कह रहा? हम्म? दो ऑप्शन में भी कंफ्यूज है, फिर चार ऑप्शन में तो क्या ही करेगा? आगे वंश क्या होने चाहिए? मिनिमम फोर्स, मिनिमम टॉर्क होगा, मैक्सिमम टॉर्क होगा उस पॉइंट पर। कैसे?
थीटा कितना हो जाएगा, फिर साइन थीटा कितना होता है, साइन 0। फिर मिनिमम निकली कि मैक्सिमम निकली। फिर अभी समझाया था कि जिस पॉइंट पर मेजर कर रहे हैं उसी डायरेक्शन में फोर्स आ गया। जब उसी डायरेक्शन में फोर्स आ गया तो टॉर्क क्या निकला, 0 निकला ना। टॉर्क क्या निकला, टॉर्क 0। समझो कैसे, जिस पॉइंट पर मेजर कर रहे हो, ध्यान से देखो, जिस पॉइंट मेजर कर रहे हो वो फोर्स आपने यहाँ पे अप्लाई किया है, और जो लाइन ऑफ एक्शन फोर्स है वो किसके पैरेलल में, किससे पास होके जा रहा है, ओरिजिन से पास होके जा रहा है, फिर ओ पॉइंट से पास होके जा रहा है। तो आपका क्या हो जाएगा बच्चे, टॉर्क यहाँ पे 0। टॉर्क क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक सभी को। ठीक, करो एक क्वेश्चन और करो। फाइंड द टॉर्क एट पॉइंट ओ, एट पॉइंट ए एंड एट पॉइंट बी। करो ट्राई थोड़ा सा। चलो तो ये वाला निकालो। निकालो, ए और बी पॉइंट पर निकालो जल्दी से, फोर्स है तो 1 मिनट का क्वेश्चन है, जल्दी से निकालो। तेरे को क्या दिखाई दे रहा है इधर, ओ दिखाई दे रहा है बस। चलो तो नेक्स्ट टॉपिक आता है बच्चों, टॉर्क अबाउट एन एक्सिस। टॉर्क अबाउट एन एक्सिस, टॉर्क अबाउट एन एक्सिस। देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, यहीं पे सबसे ज्यादा ध्यान देना आप। टॉर्क अबाउट एन एक्सिस मतलब कि यहाँ पे देर विल बी सम एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, मान के चलो ये बॉडी है, और ये क्या है बच्चों, आपकी एक्सिस है, जहां से वो रोटेट कर रहा है। ध्यान से सुनना भी ये वाला, ठीक है। ठीक है, कहता ध्यान से सुनो। अगर लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, ध्यान से सुन लो, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स क्या होता है, जिस डायरेक्शन में लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है, मान के चलो पॉइंट है पी, ठीक है, और ये क्या है बच्चे, डायरेक्शन में इसका लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है। अगर लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, अगर वो एक्सिस से कभी भी टच करे, एक्सिस से कभी भी वो टच करे, तो उस केस में हमेशा टॉर्क क्या होगा, 0 होगा। उस केस में हमेशा टॉर्क क्या बच्चे, 0 होगा। सर कैसे, मैंने आपको पहले एग्जांपल समझाया था। मान के चलो कि ये मेरी क्या है बच्चों, एक्सिस है। तो मान के उसको थोड़ी देर के लिए मान लो ये दरवाजा है, जो उधर से खुलेगा उधर से बंद होगा। ठीक है, ये क्या हो गया, मेरी एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गई, जो आपको रेड लाइन दिखाई दी है। मैं फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रहा हूँ, ऐसे फोर्स लगा रहा हूँ, देखो ऐसे, 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 ऐसे फोर्स लगा रहा हूँ।
और जब भी मैं ऐसे फोर्स लगाऊंगा, इस डायरेक्शन में फोर्स लगाऊंगा, पूरा का पूरा फोर्स मेरा ऊपर की तरफ जा, अंदर की तरफ तो लगेगा थोड़ा बहुत तो, क्योंकि तभी तो देखो प्रेस हुआ है वो, है ना। लेकिन सारा का सारा फोर्स मेरा ऐसे जा रहा है ऊपर, तो क्या ये रोटेट करेगा? नहीं करेगा। रोटेट ही नहीं करेगा तो टॉर्क होगा उसके अंदर, टॉर्क नहीं होगा तो टॉर्क क्या हो जाएगा बच्चे उस केस में? जीरो। तो उसके लिए सिंपल मैथमेटिकल टर्म में सिंपल क्या बताया गया? टफ वर्डिंग थोड़ी सी टफ है, पर ध्यान देना है कि अगर अगर मेरा ध्यान सुनो, अगर मेरा लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स अगर वो टच करता है कभी भी एक्सिस पर, कभी भी एक्सिस पर टच करता है, तो उसमें टॉर्क क्या होगा बच्चे? हमेशा जीरो हो। टॉर्क क्या होगा? हमेशा जीरो हो उस एक्सिस को। उस एक्सिस पे टॉर्क क्या होगा हमेशा बच्चे? जीरो। क्लियर हो गया? सन में आ गया? बनाओ इसको और लिखो। if line of action of force if line of action of force passing through any point passing through any point on axis passing through any point on axis, then torque about the axis will be zero. Then the torque about the axis will be zero. Then the torque about the axis will be zero. पूरा लिखना है, torque about the axis, torque about the axis will be zero. ठीक है। एक और पॉइंट भी इधर से सुनो। अगर ये डायग्राम बनाना पहले, ठीक है, उसके बाद बनाना, ध्यान से सुनो। अगर मेरा जो फोर्स है वो पैरेलल हो जाए किसके? एक्सिस के। पैरेलल, नॉट परपेंडिकुलर, क्या हो जाए? पैरेलल। अब देखो ऐसे लगा रहा हूं मैं, अभी भी टॉर्क क्या होगा? जीरो होगा सर। टॉर्क अभी भी क्या होगा? जीरो होगा टॉर्क। लिखो, इफ द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स इज पैरेलल टू द एक्सिस, if the line of action of force is parallel to the axis, then torque will be zero. फिर टॉर्क की वैल्यू कब आएगी? जब की तरफ अगर तो परपेंडिकुलर होगी ना एक्सिस के, यस और नो? एक्सिस के परपेंडिकुलर होगी, जिसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। तो सर ये वाला भी हो सकता है, तो ये वाला परपेंडिकुलर नहीं बोलेंगे, फिर उस परपेंडिकुलर को बोलते हैं स्क्यू परपेंडिकुलर। क्या बोलते हैं बच्चे? स्क्यू परपेंडिकुलर। स्क्यू परपेंडिकुलर का मतलब समझो, देखो ये आपकी क्या है? लाइन ऑफ एक्सिस है। तो सर आप बोलोगे सर ये भी तो परपेंडिकुलर, बिल्कुल सही बात है, ये भी परपेंडिकुलर, लेकिन इस वाले परपेंडिकुलर का ये वाला पॉइंट एक्सिस को टच कर रहा है, तो इस वजह से हम इसको नहीं मान सकते हैं। इसका टॉर्क क्या होगा? जीरो। स्क्यू परपेंडिकुलर पता क्या होता है? ये वाला, ये इसको ऐसे समझो, देखो ये पैसे का ये समझेंगे तब पे ऐसे। ये क्या है? एक दूसरे के परपेंडिकुलर, इसको बोलते हैं स्क्यू परपेंडिकुलर। क्या बोलते हैं? स्क्यू परपेंडिकुलर। ये आपस में कभी भी क्या नहीं करेंगे? टच नहीं करेंगे। पहला केस क्या देखा था? पहला केस आपने ये देखा था, इस केस में हमारी लाइन क्या कर रही थी? टच करेगी, ठीक है। दूसरे वाला केस था ये दोनों पैरेलल थे। तीसरा केस है ये वाला, ये केस है बच्चों, दिखाई दे रहा है? ये हमारी एक्सिस ऑफ रोटेशन है। फोर्स या तो आउटवर्ड है या तो फोर्स इनवर्ड है। समझ में आ गया? उसका एग्जांपल तो आपको मैं दरवाजे के हिसाब से बता चुका हूं कि अगर आपकी एक्सिस ऑफ रोटेशन ऐसी है, ठीक है, तो फोर्स अगर मैं अंदर की तरफ डालूंगा तो दरवाजा ऐसे अंदर की तरफ खुलेगा, तो बाहर की तरफ खींचूंगा तो बाहर की तरफ खुल जाएगा। अगर उसके अंदर रोटेशन मोशन आएगा, और रोटेशन मोशन की वजह से उसके अंदर क्या जनरेट हो जाएगा? टॉर्क जनरेट हो जाएगा। तो लिखो थर्ड पॉइंट, if line of action of force if line of action of force and axes are skew lines and axes are skew lines, skew lines, then there will be some torque, then there will be some non-zero torque, there will be some non-zero torque, ठीक है।
और टॉर्क कैसे निकालते हैं फिर? आपको पता टॉर्क का फॉर्मूला तो क्या होता है बच्चे? अभी हमने पढ़ा क्या होता है, आर क्रॉस एफ। और और टॉर्क कभी निकलेगा जब ये दोनों क्या होंगे बच्चे, परपेंडिकुलर होंगे। क्या होंगे बच्चे? परपेंडिकुलर। क्लियर हो गया यहां तक? क्लियर हो गया? ठीक। चलो तो बच्चे स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन लिखो। एक रॉड है जिसकी लेंथ क्या है बच्चे, लेंथ है एल, और मास क्या है इसका, एम। मास एम है। ठीक है, क्या ये रोटेट कर सकती है? कैसे? 20 से कैसे रोटेट करेगी? 20 से छोड़ दूंगा तो जाएगी नीचे, रोटेट कैसे करेगी? हाँ तो होल्ड 20 से करो, इसको बोलते हैं हिंज करो। हिंज करते हैं, हिंज हिंज मतलब उस पर टाइट कर देते हैं। तो मैंने साइड से हिंज कर दिया इसको। ठीक है। अब जैसे ही मैंने इसको साइड से हिंज कर दिया तो क्या होगा, नीचे की तरफ जाएगा बच्चे। ये वाला पोर्शन रोटेट करेगा। रोटेट कर तो आपको पता है कि मैं निकालना चाहता हूं, इसके चीजें निकालना, लिखो पहले डायग्राम बनाओ। तो मैं इसका टॉर्क निकालना चाहता हूं। क्या निकालना चाहता हूं? टॉर्क। ठीक है। टॉर्क भी कहां पे निकालना चाहता हूं, लिख लो। डिफरेंट डिफरेंट टॉर्क निकलेंगे इसके। सर कैसे, ध्यान से देखते हैं अब। टॉर्क होता क्या है? आर क्रॉस एफ होता है ना? आर रेडियल डायरेक्शन होगी ना, यस और नो? अब इधर ध्यान दो, अगर मैं बात कर रहा हूं इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, पॉइंट ले लेता हूं डिफरेंट। एक पॉइंट ले रहा हूं ये, और एक पॉइंट ले रहा हूं ये, और एक पॉइंट ले रहा हूं ये, और एक पॉइंट यही ले लिया मैंने, इस पर ही ले लिया। ठीक है। तो जिस पॉइंट पर मैंने हिंज किया है, जिस पॉइंट पर मैं निकालने वाला हूं, उसका रेडियल डिस्टेंस कितना है? इसी पॉइंट पर। सर कुछ भी नहीं रेडियल डिस्टेंस तो, इस पॉइंट पर रेडियल डिस्टेंस कितनी होगी? तो आप इसी पॉइंट से निकालो और इसी पॉइंट पर आप पूछ रहे हो, इसी पॉइंट पे निकालो और इसी पॉइंट से आप पूछ रहे हो, तो रेडियल डिस्टेंस तो है ही नहीं। तो आप इस पॉइंट पर कितना भी फोर्स लगा लो रोटेट ही नहीं करेगा। अब तुम हिंज पे कितना भी फोर्स लगा लो, रोटेट करेगा क्या? यहाँ लगा ले फोर्स जबरदस्ती का, रोटेट ही नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उस केस में रेडियल डिस्टेंस कितना हो गया मेरा, जीरो हो गया। रेडियल डिस्टेंस कितना हो गया बच्चे, जीरो हो गया। अब मैं यहाँ पे निकालने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे, तो रेडियल डिस्टेंस मेरा कितना हो गया बच्चे, इतना हो गया। सो नो, ऐसे यहाँ से निकालूंगा तो यहाँ पर रेडियल डिस्टेंस क्या होगा मेरा, ज्यादा। ऐसे यहाँ करूंगा तो रेडियल डिस्टेंस क्या हो जाएगा बच्चे, ज्यादा। ऐसे यहाँ पे अगर मैं छोटा छोटा मास ले लूं तो मास तो सेम ही आ जाएगा, यूनिफॉर्म रोड है मेरी। तो यहाँ पे टॉर्क की वैल्यू ज्यादा, आप दूर जाते रहोगे उतना ही ज्यादा वो क्या करेगा बच्चे, टॉर्क जनरेट करेगा। उतना ही क्या करेगा बच्चे, वो टॉर्क जनरेट। यस और नो? ठीक है, जितना ज्यादा रेडियल डिस्टेंस होगा ना उतना ही ज्यादा वो क्या करेगा, टॉर्क जनरेट। यहाँ पे सर में आ गई। अगर आप सेम अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाई करते हो, अगर आप सेम अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाई, इसका बेस्ट एग्जांपल पता है क्या है? जैसे मान के लो दरवाजा है, ठीक है। अब आप सेम अमाउंट ऑफ फोर्स यहाँ पे लगाने की कोशिश करो, तो जितना फोर्स आप यहाँ पे लगाओगे उतना फोर्स आप आगे की तरफ भी लगाओगे, है ना? लेकिन यहाँ से दरवाजा कम खुलेगा। कम खुलेगा नहीं खुलेगा, बिल्कुल स्टार्टिंग जहां पे हिंज है वहीं पे उतना अमाउंट ऑफ फोर्स लगाने का। तभी हम दरवाजा कहाँ से खोलते हैं, तभी यहाँ पे ही लगा रहता है हैंडल। यहाँ पे क्यों नहीं लगाया हैंडल? क्योंकि उसको पता है यहाँ पे हैंडल लगाने से, वो समझदार था। कारपेंटर को टॉर्क के बारे में नहीं पता था, लेकिन वो बचपन से ही समझदार बता देता, बेटा यहाँ पे लगाओगे तो कम ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, बहुत ज्यादा फोर्स। ठीक है, और बहुत ज्यादा फोर्स से दिक्कत है ना, बॉडी ज्यादा फोर्स वर्क कर रहा है, हमें तो कम से कम फोर्स लगाने पे हमारा काम खत्म हो जाना चाहिए। तो बेस्ट पोर्शन होगा कि ये, क्यों? क्योंकि इसकी वजह से हमें ज्यादा टॉर्क मिलेगा, और ज्यादा टॉर्क मिलने से गाड़ी तेज भागती है ना, ऐसी दरवाजा भी सेम अमाउंट ऑफ फोर्स से तेज जाएगा। सर में आ गया नहीं आ गया, यस और नो? तो यहाँ पे पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है। जब भी हम टॉर्क पढ़ेंगे तो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन इस वजह से इंपॉर्टेंट है। यहां तक सर में आ गई। लेकिन मेरे को अब कहाँ पे निकालना है, मेरे को तीन जगह निकालना है। कहाँ कहाँ पे? तीन जगह। तो पहला देखो, वन, टू, और पहला हो गया, लिखो फाइंड टॉर्क। फाइंड टॉर्क एट फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, थर्ड आ गया आपका सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास हो गया।
ठीक है। ठीक है बच्चे। इधर ध्यान दो। फर्स्ट पॉइंट पे तो टॉर्क क्या हो गया बच्चे, मेरा जीरो होगा, क्यों? क्योंकि मैंने बताया कि रेडियल डिस्टेंस कितना है बच्चे इसमें, जीरो है हमारा। रेडियल डिस्टेंस क्या है मेरा, जीरो हो गया। यहाँ तक क्लियर सभी? टॉर्क में जीरो है क्योंकि रेडियल डिस्टेंस कितना है बच्चों मेरा, जीरो हो गया। क्लियर है यहाँ तक? ठीक। बात करते हैं सेकंड पॉइंट की। सेकंड पॉइंट पर लेटर सपोज ये मैं कंसीडर करके चल रहा हूँ कि सारा का सारा मास यहीं पे कंसेंट्रेटेड है, तो आपको पता है कि mg फोर्स हो जाएगा यहाँ पे। यस और नो? नीचे की तरफ mg है। ये लेंथ कितनी है, ये वाली लेंथ l है। ये लेंथ l हो गई। mg लेंथ l क्रॉस f, आप लिखोगे l क्रॉस f। f कितना है बच्चे यहाँ पे आपका, mg है ना? mg और l में कितना एंगल का डिफरेंस है, 90 है। तो एल एम जी साइन 90 हो जाएगा। साइन 90 क्या होता है, जीरो, तो सीधा लिख सकता हूं एम जी एल, न्यूटन में। क्या ये बात सबको क्लियर हो गई, यस और नो? है ना? यूनिफॉर्म रोड है। यूनिफॉर्म रोड का सेंटर ऑफ मास कितना होता है, L/2। अगर L/2 होता है यहाँ पे, अगर L/2 है और यहीं पे मैं मान के चल रहा हूँ कि mg फोर्स है, तो आपका रेडियल डिस्टेंस कितना हो गया, अब हो गया आपका रेडियल डिस्टेंस ओनली L/2 हो गया। कितना हो गया बच्चे, L/2 हो गया। तो टॉर्क जो आपका होगा सेंटर ऑफ मास पे कितना होगा बच्चे, L इंटू एम जी, मेरे ख्याल से L/2 इंटू एम जी, जो कि हो जाएगा mg/, ध्यान रखना है। ये किसके लिए एप्लीकेबल है, ये किसके लिए एप्लीकेबल है, ओनली व्हेन यूनिफॉर्म रोड है मेरी। ठीक है, यूनिफॉर्म रोड है तब है। क्लियर हो गया यहां तक सभी को? मंजी सर बताइए सर। हम्म। नहीं, टफ है। क्यों नहीं निकाल सकते, क्यों नहीं निकाल सकते? अगर बीच में अगर रख दे हिंज को तो क्या होगा, सेंटर मास कहाँ बनेगा हमारा, बीच में बनेगा। फोर्स कहाँ लगेगा, अब फोर्स के ऊपर है। अब जैसे कि जिसने एग्जांपल जो दिया है, ये देखो, मान के चलो कि ये आपकी रोड हो गई बच्चों, यूनिफॉर्म रोड है। यहाँ पे क्या है आपका, हिंज है। यहाँ पे हिंज है, तो ये लेंथ कितनी होगी बच्चे आपकी, L/2 हो गई। अगर जितना फोर्स आप यहाँ पे लगाओगे वही हो जाएगा। ठीक है, फोर्स ऑफ एप्लीकेशन के भी ऊपर डिपेंडेंट। अगर आपने बीच में फोर्स लगाया, अगर आपने बीच में फोर्स लगाया तो आपका टॉर्क कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां से रीडल डिस्टेंस ही नहीं है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो फोर्स के ऊपर है, जितना फोर्स लगाओगे L/2 इंटू फोर्स, देखो दोनों परपेंडिकुलर है। L/2 फोर दोनों परपेंडिकुलर, तो ये क्या करने लग जाएगा बच्चों, इस डायरेक्शन में रोटेट करने लग जाएगा। यस और नो? समझ में आ गया अच्छे से? क्लियर एवरीवन? ठीक है। लिखो, एक क्वेश्चन लिखो। लिखो, a rod is, the one end of the rod is hinged, the one end of the rod is hinged, the one end of the rod is hinged, and it is released from horizontal, and it is released from horizontal, from horizontal। ठीक है, फाइन।
फाइंड अल्फा ओमेगा, फाइंड अल्फा ओमेगा सेंटर ऑफ मास पर एक्सेलरेशन और हिंज पर लगने वाला फोर्स, ये सब निकालने जस्ट आफ्टर रिलीज, जस्ट आफ्टर रिलीज ACOM, जस्ट आफ्टर रिलीज पे करना है, ठीक है। क्या इसने कहीं पे भी पॉइंट डिफाइन किया? नहीं किया। अगर नहीं डिफाइन किया तो आपका पॉइंट कौन सा होगा? आपका होगा हमेशा सेंटर ऑफ मास होगा, जहां पे सारा का सारा मास कंसंट्रेट करता है। आपका सारा का सारा मास कहाँ पे कंसंट्रेट करता है? रॉड का सेंटर ऑफ मास पे। और यूनिफॉर्म रोड है तो सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होता है इसका बच्चे? यहाँ पे होगा। तो सारा का सारा मास अगर यहीं पे कंसंट्रेट करेगा तो mg फोर्स यहीं पे ही होगा, यस और नो, है ना। और ये लेंथ कितनी होगी बच्चे आपकी, यहां से लेकर यहाँ तक L/2 लेंथ होगा। मानते हो कि नहीं मानते? यस और नो, ठीक है। अच्छा, एक फॉर्मूला मैं बताना भूल गया हूँ। एक फॉर्मूला और होता है, जैसे आपका एक फॉर्मूला होता है ना, फोर्स इक्वल टू एम में होता है, ऐसे एक और फोर्स होता है टॉर्क इक्वल टू आई की जगह, एम की जगह आता है आई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ए की जगह क्या आ जाता है बच्चे? एल, एंगुलर एक्सेलरेशन। सारे अब वही वाली टर्म हो जाएंगे जो आपने ट्रांसलेशन मोशन में देखा था, वैसे आ जाएगा अब रोटेशनल मोशन, ठीक है। चीज का ध्यान रखना, ठीक है। क्लियर है यहां तक? याद रखना है चीज, ठीक है बच्चे, ठीक। अब इसका टॉर्क, टॉर्क कितना है बच्चे? इसका टॉर्क कितना है? कोई बताएगा मेरे को टॉर्क कितना है? मास है, सॉरी फोर्स है mg, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? L/2, खत्म टॉर्क, खत्म। सर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? सेंटर ऑफ मास से मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद करो, हमने निकाला था। सॉरी, एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है यहाँ पे? एक्सिस ऑफ रोटेशन हिंज है ना, तो क्या होगा फिर? ml²/3 नहीं होता? 12 होता पक्का। एक्सिस ऑफ रोटेशन अगर ये हो जाए तो है साइड से 20 से होता है वैसे ml²/12। मैं कहां से बोल रहा हूँ? एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है ना आपकी, हिंज वाली है, क्योंकि रोटेट तो ऐसे करेगा ना। तो ये हो गया। यहाँ पे क्या निकलता है रॉड का? याद करो, देखो कॉपी में ml²/3 निकलता है मेरे ख्याल, चेक करो कितना निकलता है। ml²/3 वन ऑफ द एंड पर, एंड पे जब भी हम निकालते हैं, किस पे निकालते हैं? एंड पर। एंड पर हमारा आई क्या होता है? ml²/3। सेंटर ऑफ मास पे होता हो, सेंटर ऑफ मास का मतलब कि सेंटर ऑफ मास पे अगर ये मेरा हिंज यहाँ पे होता ना बच्चों, सेंटर ऑफ मास पे, तब मेरा निकलता ml²/12। लेकिन मेरा हिंज कहाँ पे है? यहाँ पे। एक्सिस ऑफ रोटेशन तो यही है ना सर। कैसे सर, ये कैसे एक्सिस ऑफ रोटेशन है? देखो ये रोड है, रोड को आपने यहाँ पे फिक्स कर दिया। अब जो ऑब्जेक्ट घूम रहा है इसी के एक्सिस की तो चारों ओर घूम रहा है, घूम नहीं रहा इसके एक्सिस के चारों ओर, तो यही तो हो गया आपके एक्सिस ऑफ रोटेशन। और एक्सिस ऑफ रोटेशन कहाँ पे? वन ऑफ द एंड ऑफ द रोड पर। और मैंने बता रखा जब भी वन ऑफ द एंड ऑफ द रोड होता है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है? ml²/3 होता है। सर में आगे सभी को यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है? अब हमें क्या निकालना है यहाँ पे? अल्फा निकाल, दोनों की वैल्यू सब पुट कर दो बच्चों। टाउ इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा। टाउ क्या हो गया आपका? mg/L/2 इक्वल्स टू ml²/3 इंटू अल्फा। अल्फा की वैल्यू देखो कितनी आ गई, m से m कटा, 3g/2l आ गई, 3g/2l। इसकी यूनिट क्या होगी? मीटर नहीं आती, जी में ऑलरेडी मीटर होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इससे भी मीटर है, मीटर से मीटर पर कैंसिल, क्या होता है? रेडियन पर सेकंड स्क्वायर होता है। याद कर लो, रेडियन वर्ड यूज होता है यहाँ पे। जो आपका एंगुलर डिस्टेंस होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है, उसको हम रेडियन से रिप्रेजेंट करते हैं। एक्सेलरेशन तो रेडियन पर सेकंड होगा तो वो एंगुलर वेलोसिटी बन जाएगा, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर होगा तो वो क्या बन जाएगा? एंगुलर एक्सेलरेशन बन जाएगा। याद रखोगे? ये हो गया अल्फा हो गया। क्लियर है यहां तक? ठीक है। दूसरा क्या चीज निकालनी थी बच्चे? ओमेगा।
जस्ट आफ्टर रिलीज किया है मैंने, जस्ट आफ्टर रिलीज किया, तो उससे पहले ओमेगा कितना था मेरा, 0 था। तो ओमेगा तो सडन चेंज होगा नहीं। ठीक है, तो ओमेगा आपका क्या रहेगा बच्चे इस केस में, 0 रहेगा। जस्ट आफ्टर रिलीज लिख लेना, जस्ट आफ्टर रिलीज ओमेगा क्या होगा बच्चे मेरा, 0 होगा। अभी करवाएंगे क्वेश्चन, अभी क्या तूने मैंने खत्म कर दिया टॉर्क, क्या बोल दिया मैं टॉर्क नहीं पढ़ाऊंगा। अभी बताएंगे बेटा, चिंता क्यों कर रहा। थर्ड निकालना है, सेंटर ऑफ मास पे एक्सेलरेशन निकालना है। आपको याद होता तो किसी पॉइंट पर एक्सेलरेशन, अगर वो बॉडी रोटेट कर रही है तो उसमें कितने एक्सेलरेशन होते हैं, कौन कौन से, टेंजेंशियल और सेंट्रिपिटल। टेंजेंशियल कौन सी डायरेक्शन में होता है, कहां पे होता होगा बताओ। डायरेक्शन बताता है। हाँ, बता, इधर बता, खड़ा हो जा, आ जा, छोड़ इसको, आ जा, ऐसा होगा ना, आ जा। ऐसा होगा ना। हाँ, तो इस पर कहाँ पे होगा तुझे क्या लग रहा है, सोच, सेंटर और मास पे निकालना है एक्सेलेरेशन। तो दोनों दोनों वेलोसिटी किस किस डायरेक्ट, दोनों एक्सेलेरेशन के डायरेक्शन क्या होगी भाई, इतना बता दें। शाबाश, ये किधर हो गया, इधर लगा है। नीचे की तरफ लग रहा है तो नीचे की तरफ बोलना है। हाँ, बैठ जा, वेरी गुड। जो टेंजेंशियल देखो, सेंट्रिपिटल तो टुवर्ड सेंटर ही होता है। टुवर्ड सेंटर क्या है बच्चा, ये है हमारा। इसका मतलब कि मेरा जो हमारा जो ये होगा, एसी होगा, एसी सेंट्रिपिटल एक्सेलेरेशन इसी डायरेक्शन में होगा, यस और नो। और जो हमारा टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन होगा वो इसी डायरेक्शन में होगा, यस और नो, है ना। तो हमने एसीएम पे तो निकाल रहे हैं, ये सेंटर ऑफ मास ही तो है हमारा, ये क्या है हमारा सेंटर ऑफ मास। तो मेरा ए सी ओ एम क्या हो जाएगा बच्चे, अंडर रूट ऑफ, आपको पता है दोनों क्या वेक्टर क्वांटिटी है, ए सी स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर। यहां तक क्लियर है। सर एसी का फॉर्मूला क्या होता है, हाँ भाई प्रीत, एसी का फॉर्मूला सेंट्रिपिटल एक्सेलेरेशन का वो बता रहा, तो ही बता यश क्या होता है, कनन। हाँ भाई क्या होता है, वी स्क्वायर बाय आर होता है, क्या होता है, वी स्क्वायर बाय आर, या फिर एक और फॉर्मूला होता है ओमेगा स्क्वायर आर। ओमेगा कितना है यहाँ पे, 0 है। तो आपका सेंटर की तरफ एक्सेलेरेशन कुछ भी नहीं है, सेंटर की तरफ एक्सेलेरेशन आपका कुछ भी नहीं है, जस्ट आफ्टर रिलीज। क्लियर हो गया, ठीक है। टेंजेंशियल देखो, टेंजेंशियल, टेंजेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है ये बता दें, गधे हैं इनको नहीं पता हो। आर एल्फा होता है, वेरी गुड, क्या होता है, आर एल्फा होता है। आर क्या है यहाँ पे, आर रेडियल डिस्टेंस, रेडियल डिस्टेंस कितना है इधर, L/2 है, तो हमने L/2 पुट कर दिया, बिल्कुल करेक्ट। अल्फा भी हमने निकाला है सर, बिल्कुल निकाला है, कितना निकाला है, 3G/2L, L से L कटा, 3G/4 हो गया। जब मेरा ए सी 0 है तो ए सी ओ एम इक्वल टू ए टी की डायरेक्शन में होगा, और वो कितना आ गया बच्चे, 3G/4 ही आ गया। समझ में आया कि नहीं आ गया, यस और पक्का। ठीक है, अब निकालना है मेरे को लास्ट, देखो एफ इंच निकालना है, क्या निकालना है, एफ इंच। ठीक है, एफ इंच क्या होगा ध्यान से देखो, इधर ध्यान दो, इधर पहले एफ इंच क्या होगा देखो, एफ इंच मान के चलो, मैं मान के चल रहा हूं ये ऊपर के डायरेक्शन में। सर ऊपर ही क्यों लिया, कहीं और क्यों लिया, नीचे भी ले सकते हैं, कहीं भी ले सकते हो, ठीक है। अब पहले चेक करो नीचे की तरफ कौन कौन सा फोर्स है, नीचे की तरफ कौन सा फोर्स लग रहा है तेरे को इन पूरे में से, एनजी फोर्स है। और एक्सेलेरेशन कहाँ है, वो भी नीचे की तरफ है। तो नेट फोर्स किसके बराबर हो जाएगा, एफ नेट फोर्स। आपने पढ़ा है नेट फोर्स क्या हो जाएगा, एम इंटू एक्सेलेरेशन के बराबर होता है, यस और ना बच्चे।
एफ नेट फोर्स क्या ऊपर की तरफ क्या है बच्चों, एफ इंच, ये नीचे की तरफ क्या है माइनस एम जी इक्वल टू मास सही है, और ए एक्सलेशन अभी आपने निकाला टेंजेंशियल एक्शन कितना निकाला है एम जी 3 g/4 होगा, तो डायरेक्ट आपका एफ इंच पे कितना निकल गया एम जी प्लस 3 mg/4 दैट इज विल बिकम 7 mg/4। इतना फोर्स लग रहा है इतना फोर्स इंच पे लग रहा है इतना फोर्स, इंच पे इतना फोर्स लग रहा है। क्लियर हो गया यहां तक? ठीक है, तो एक दो और क्वेश्चन करते हैं फिर डाउट लेंगे। सेम यही क्वेश्चन रिपीट करना है, ठीक है। और ये रिलीज होके कहाँ पहुंच गया, सीधा वर्टिकल लाइन पे आ गया। ये था ना ऐसे ऐसे था, रिलीज किया कहाँ पे आ गया वर्टिकल। जैसे ही वो रिलीज करके जैसी जब ये जैसे ही वर्टिकल लाइन पे पहुंचा, वैसे तो आपको पता रिलीज करके लाखों का पेन है भाई, टूट वूट ना दिया ना। जैसी ये रिलीज करके पॉसिबिलिटी कि वापस ऊपर भी तो जाएगा, ऊपर नहीं भेजना, रिलीज करके कहाँ करना है नीचे की तरफ। बस जैसी जब वो जैसी वर्टिकली लाइन पे पहुंचेगा, जैसे वर्टिकल लाइन पे पहुंचेगा तो उस पॉइंट पर मेरे को ये सारे निकालो। लिखो, आ रहा हूं मैं, यहां से रिलीज किया और रिलीज करके कहाँ पहुंच गया बच्चे, यहाँ पे पहुंच गया है। इस पॉइंट पर निकालना है। देखो क्या क्या निकालना है, अल्फा निकालना है, ACOM निकालना है, ओमेगा भी निकालना है, ठीक है, और एफ हिंज भी निकालना है। लेंथ वही है, एम है और एल है। करो जल्दी से। समझ में आ गया बच्चों? सेंटर ऑफ मास का पॉइंट जहां पे mg फोर्स था, अब वो जब यहाँ पे पहुंच गया है तो mg अभी भी स्टिल नीचे है। रेडियल डिस्टेंस L/2 उसी के पैरेलल लाइन में ही आ गया, जिसके वजह से टॉर्क क्या होगा जीरो, क्योंकि दोनों क्या होने चाहिए आपस में परपेंडिकुलर। टॉर्क जीरो होने की वजह से अल्फा जीरो, क्यों, क्योंकि टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है I × अल्फा, इस वजह से अल्फा भी क्या हो जाएगा आपका जीरो। यहां तक क्लियर है? क्लियर है। सर ओमेगा कैसे निकालेंगे, ओमेगा ओमेगा निकालेंगे, ध्यान से देखो, ओमेगा निकालेंगे हम निकालेंगे एनर्जी थ्योरम से। वर्क एनर्जी थ्योरम हमने पढ़ा, वर्क एनर्जी थ्योरम से जितना वर्क डन होगा वही चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होगा, यस और नो। सेम यही कॉन्सेप्ट लगाएंगे हम सेंटर ऑफ मास, वही सेम कॉन्सेप्ट लगाएंगे किससे बच्चे, सेंटर ऑफ मास पे लगाएंगे हमेशा। क्योंकि जो पॉइंट नहीं डिफाइन करेगा तो हम सेंटर ऑफ मास पे मान के चलेंगे कि सारा का सारा मास कौन सा पॉइंट पर कंसंट्रेटेड है, सेंटर ऑफ मास पे कंसंट्रेटेड। क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक है, तो ध्यान से देखो इधर क्या होगा। अगर ये मेरा ओ, अगर ये मेरा सेंटर ऑफ मास पॉइंट है, यहां से लेकर यहां तक पहुंचा है, यहां तक पहुंचा है यहां तक, ठीक है, तो कितनी उसने एनर्जी लूज की है, आप बोलोगे mg/L/2 करिए, यस और नो। mg ये फोर्स होगा और कितना डिस्टेंस हो गया L/2, तो कितनी लॉस करी है बच्चे उसने mg/L/2, दैट विल बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब वहां पे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा, खासकर रोटेशन में वहां पे होता है हाफ एम वी स्क्वायर। सर यहाँ पे होगा हाफ एम की जगह क्या यूज होगा आई, और वी की जगह क्या यूज होगा ओमेगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर माइनस जीरो। सर जीरो क्यों लगा, क्योंकि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी तो आपकी जीरो। करने आ गया बच्चों, ठीक है। 2 से 2 कटा, अभी भी मेरी रोड का कौन से पॉइंट पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकलेगा, सेंटर ऑफ मास पे नहीं निकालना, हिंज पे निकालना। एक्सिस ऑफ रोटेशन तो वही है आपकी, अभी भी कितना निकलेगा बच्चे आपका, आगे जगह क्या आ जाएगा mL² / 3, तो यहाँ पे होगा ओमेगा स्क्वायर, m से m कटा,
एल से एक और एल कटा, ओमेगा की वैल्यू कितनी आ गई 3g/L का, बस खत्म। क्लियर हो गया? हाँ जी। करें, क्वेश्चन करें बच्चों? देखो नेक्स्ट, अब निकालना एसीओएम। एसीओएम किस पॉइंट पर निकालेंगे बच्चों? इस पॉइंट पर निकालेंगे। इस पॉइंट पर आपको पता दो फोर्स होंगे, एक तो होगा कहां पे था, सेंटर की तरफ, जो की होगी एसी वैल्यू, यस और नो, और ये होगा कहां पे बच्चे, टेंजेंशियली, टेंजेंशियल सॉरी इधर होगी, टेंजेंशियल इधर होगी ना। अब जो एटी की वैल्यू, उसकी वैल्यू क्या होगी, एटी की वैल्यू, एटी का फॉर्मूला क्या भी मैंने बताया था, एटी का फॉर्मूला आई इंटू, सॉरी आर इंटू एल्फा। एल्फा तो आपने जीरो निकाला, तो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन इस केस में क्या हो जाता है बच्चों आपका, जीरो हो जाता। इस केस में क्या हो जाता है बच्चों, जीरो हो जाता। आपको निकालना एसी, एसी का फॉर्मूला क्या होता है, अभी आपने पढ़ा था ओमेगा स्क्वायर बाय आर, ओमेगा की वैल्यू, सॉरी ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, ओमेगा की वैल्यू क्या निकाली आपने, वो ओमेगा स्क्वायर कर दो तो 3g/L, और आर क्या होगा आपका, L/2, ये कटा कितना आ गया, 3g/, रीडल डिस्टेंस तो आपका L/2 है ना, रीडल डिस्टेंस L/2 नॉट L। क्लियर हो गया यहां तक? अब क्या निकालना है, एफ एच। एफ एच कैसे हमने निकाला था सर, नेट फोर्स से निकाला था उस पॉइंट पर। नेट फोर्स बताना है यहाँ पे कितना, नेट फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। नेट फोर्स देखो, एफ एच कहां पे लग रहा है, ऊपर, एम जी कहां पे है, नीचे, तो एफ एच माइनस एम जी। एक्सेलरेशन कहां पे है, नीचे के ऊपर एक्सेलरेशन, इस बार ऊपर है, देखो ये तो है ही नहीं, अब एक्सेलरेशन तो जीरो है, ओनली ऊपर है एसी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मास माइनस के एसी हो जाएगा। सर माइनस क्यों लिया, क्योंकि आपने ऊपर वाले एफ एच को प्लस लिया था, तो आपने एसी को फिर क्या लेना पड़ेगा, माइनस लेना पड़ेगा। तो इसको एफ एच की वैल्यू क्या होगी बच्चे, यहाँ पे एम जी माइनस के मास इंटू एसी, एसी की वैल्यू निकाली थी आपने, 3g/2, तो कितना हो गया, 3mg/2, और mg माइनस के mg/2। इसका मतलब कि एक्चुअल में एफ एस ऊपर की तरफ नहीं, कहाँ की तरफ लग रहा है, नीचे की तरफ लग रहा है। समझ में आ गया? क्लियर है?